हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवेदा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इट्स लाइफ। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ होता है और उसका फंक्शंस हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कोई भी ह्यूमन वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है। और उसमें सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इट्स लाइफ। तो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसका क्या फंक्शंस होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेल होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं, उसका सिंपल डेफिनेशन। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो सेल ही होता है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पूरा बॉडी बना हुआ होता है वो सेल से ही बना हुआ होता है। और उस ह्यूमन बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो भी सेल के द्वारा ही किए जाते हैं। इसीलिए हम लोग सेल को क्या कहते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ का वो क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होता है। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जैसे कि कोई एक बिल्डिंग बनता है तो उसमें हम लोग एक एक ईंट को ऐड करके क्या करते हैं, पूरे बिल्डिंग को बनाते हैं। तो वो किस तरीके का स्ट्रक्चर लगता है, ब्लॉक्स की तरह लगता है। सेम वैसे ही ह्यूमन बॉडी में भी सेल्स जो है वो ब्लॉक की तरह यानी ईंट की तरह अरेंज होकर के पूरे एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। यहाँ आप लोग देख पाएंगे कि ये किस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंट लाइफ, अब एक और यहाँ पे बात उभर करके आता है। अब यहाँ पर एक और बात उभर करके आता है जो कि है इंडिपेंडेंट लाइफ। यानी इंडिपेंडेंट लाइफ से यहाँ पे क्या मेंशन किया जा रहा है, तो ए सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी लाइफ फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि हम लोग काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये देखते हैं कि एक सिंगल सेल ही होता है, लेकिन वही सिंगल सेल हमारे बॉडी के जितने भी फेनोमेना है लाइक रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, वो सारा परफॉर्म कर रहा होता है। फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल सेलुलर का मेनली यूज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि एक ही सेल होगा लेकिन वो हर एक फंक्शन को, हर एक फेनोमेना को क्या करेगा, फॉलो करेगा, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, सर्कुलेशन हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइफ से यही कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। यानी कि किस साल में सेल का डिस्कवरी हुआ था और किस साइंटिस्ट ने किया था। आगे उसका क्या सारा मॉडिफिकेशन हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 1665 में पहले साइंटिस्ट निकले थे जो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था डेड कॉर्क सेल में और कॉइन में, किसका, सेल का। उन्होंने डेड कॉर्क सेल और कॉइन में सेल को ऑब्जर्व किया था और तभी इन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, लेकिन किस में किया था, तो डेड कॉर्क सेल में किया था और कॉइन में किया था। तो इस वाले पॉइंट से आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट हुक। और कब किया था उन्होंने, 1665 में किया था। और कहाँ देखा था, तो डेड कॉर्क सेल और कॉइन्स में देखा था। ठीक है, अब सेकेंड साइंटिस्ट एंटन वॉन लीवनहुक, इन्होंने कब डिस्कवरी किया था, तो 1674 में किया था। और ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को पाया था किसमें, इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड कॉर्क सेल और कॉइन में देखा था, लेकिन लिविंग सेल को देखने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ही थे। और कब देखा था इन्होंने, 1674 में देखा था। कहाँ देखा था, तो पॉन्ड वाटर में, यानी कि जो तालाब होता है उसके पानी में इन्होंने फर्स्ट बार लिविंग सेल को देखा। और वो साइंटिस्ट कौन थे, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1838 में क्या हुआ,
तो मैथियस स्किल्डन, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ऑल प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि ऑल प्लांट टिश्यूज, जो भी प्लांट टिश्यूज होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थियोडोर स्वान। उन्होंने क्या बताया कि concludes that all animal tissues are made up of cell। इन्होंने ये बता दिया कि जितने भी एनिमल टिश्यूज होते हैं वो भी बने हुए होते हैं सेल से। तो अब यहाँ से आप लोग क्लेरिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर दोनों ही चीज बता दिया गया है अभी तक। पहला ये बताया गया कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो भी सेल से बने हुए होते हैं, और कुछ ही सालों बाद श्वान ने ये बताया कि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो भी सेल से बने हुए होते हैं। तो इन दोनों ने ये बता दिया कि जो प्लांट होते हैं या फिर एनिमल होते हैं वो दोनों ही किससे बने हुए होते हैं, तो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स दिया गया है वो आप लोग याद कर लीजिए। बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। दी सेल थ्योरी। दी सेल थ्योरी में क्या था, वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं स्किल्डन और स्वान के बारे में। तो स्किल्डन और स्वान कौन थे, तो टुगेदर दे फॉर्मुलेटेड द ओरिजिनल सेल थ्योरी स्टेटिंग दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। अब यहाँ पे ये आप लोग पढ़ रहे हैं कि सिल्डन और स्वान जो थे वो दोनों ही साथ मिलकर के एक थ्योरी दिए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सारे किससे बने हुए होते हैं, तो सेल से बने हुए होते हैं। और यही है इस पूरे सेल थ्योरी का मतलब, ठीक है। दिया किसने था, तो सिल्डन और स्वान ने दिया था, और उन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया था, क्या कंक्लूड किया था, तो यही किया था कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं या फिर एनिमल होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पे बेसिक यूनिट देखते हैं। तो द थ्योरी एस्टैब्लिश दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि ये थ्योरी तो आ गया, ये थ्योरी तो स्टेब्लिश्ड हो गया, तो इसका यूनिट क्या निकला, मतलब कंक्लूजन इसका क्या निकला इस चीज का। एक होता है ना कि हाँ ऐसे कोई थ्योरी आता है तो उससे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज को स्टेब्लिश किए इस थ्योरी के मतलब इस थ्योरी के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये स्टेब्लिश किए कि जो सेल होता है ना वो फंडामेंटल यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट मतलब कि क्या, मतलब जहां से उस चीज का शुरुआत होता है, जो बेसिक एकदम एकदम लेवल पे जो हम लोग बोलेंगे, जैसे कोई भी घर बनता है तो क्या लेवल पे क्या होता है, ब्रिक होता है, उसके बाद ही कुछ होता है उसके आगे ना, तो वही तो फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। किसका, स्ट्रक्चर का, फिजियोलॉजी का और ऑर्गेनाइजेशन का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मतलब कि क्या, उसका जो भी काट होगा, जिस तरीके से वो बना हुआ होगा, उसका भी ये फंडामेंटल यूनिट होता है। फिजियोलॉजी मतलब कि क्या, कि कहीं भी अगर फिजियोलॉजी वर्ड का यूज किया गया है तो उसका मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। तो ये जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है, स्ट्रक्चर का भी जिस तरीके से वो बना हुआ है, फंक्शन का भी किस तरीके से वो काम करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन इन दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और किस तरीके से अलग अलग सेल ऑर्गेनाइज है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें काफी सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उस सेल्स में वो किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, उस वो भी क्या आता है, फंडामेंटल यूनिट में ही आता है। तो सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है स्ट्रक्चर का और फिजियोलॉजी का और किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल किस तरीके से अरेंज होता है, स्ट्रक्चर होता है, और फिजियोलॉजी किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसका फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। अब है रुडोल्फ वर्काउ। रुडोल्फ वर्काउ कौन थे और इनका काम क्या था इस थ्योरी में, तो इन 1855 ही एडेड द क्रूशियल कॉन्सेप्ट। अब जो इसी थ्योरी में इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट को ऐड किया जो कि था ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स,
मतलब जो सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वहीं से न्यू सेल बनते हैं, कोई अलग से कहीं से भी डिस्कवरी नहीं होता है सेल का। सेल एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, इस तरीके से ही बनते हैं, ठीक है। जैसे जर्म सेल रहेगा, वो क्या होगा, मेल और फीमेल का रिप्रोड्यूस होगा और उससे क्या होगा, तो ऑफस्प्रिंग्स बनेगा। तो वो कहाँ से बना, सेल से ही बना ना। तो वही यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि सेल्स जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, कहीं ऊपर से नहीं आते हैं। तो यही इन्होंने बताया अपने डिस्कवरी में कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर मीनिंग ऑल न्यू सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। सेल थ्योरी से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले सेल थ्योरी से हम लोगों ने ये देखा कि स्किल्डन और स्वान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने साथ मिलकर ये फॉर्मुलेट किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो चाहे वो एनिमल टिश्यू हो, वो सब किससे बने हुए होते हैं, तो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये सेल थ्योरी क्या एस्टेब्लिश की, तो ये सेल थ्योरी ये एस्टेब्लिश की जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है किस चीज का, तो स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शंस होता है, उसका बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होता है सेल। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्काउ। उन्होंने ये बताया कि जो सेल होता है वो पुराने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आगे डेवलप होता है, यानी कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो ये पूरा मिलकर के क्या बना, एक कंप्लीट सेल थ्योरी बना, जिसको कि आप लोग को याद करना है अच्छे से। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं। काफी सारे टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो ये सब का डिवीजन अलग अलग बेसिस पे किया जाता है। तो आइए हमारे साथ देखते हैं कि क्या होता है। तो बेस्ड ऑन सेल नंबर, अब सेल नंबर के बेसिस पे दो डिवीजन होता है, क्या क्या, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम लोग को समझ में भी आ रहा होगा, नाम से क्लियर हो रहा होगा ना, क्या नंबर के बेसिस पे डिवीजन किया जा रहा है। नंबर मतलब कि क्या, कि उसमें कितना क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या क्लियर हो रहा है यूनिसेलुलर से, यूनी यूनी मतलब कि एक, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा सिंगल का यूज किया जाएगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मतलब कि क्या, काफी सारा, मल्टी मतलब बहुत सारा, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर होते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स, वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और वही सिंगल सेल उनके बॉडी का सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको कि हम लोग फ्रंट स्लाइड में देखे थे इंडिपेंडेंट लाइफ। तो यही वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी यूनिसेलुलर ही वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट लाइफ परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही सेल होता है जो कि सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है एमीबा और पारामीशियम। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या एग्जांपल होता है, तो एमीबा और पारामीशियम। एमीबा और पारामीशियम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल ही पाया जाता है और वही सिंगल सेल जो होता है उस बॉडी का सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब कि क्या, कि बहुत सारे अलग अलग सेल से बना हुआ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम लोग ह्यूमन बॉडी तो ऐसा ही होता है ना, जो कि अलग अलग सेल से बना हुआ होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ठीक है। अब ऐसा ऑर्गेनिजम्स आता है मल्टी सेलुलर के अंदर जो कि मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ होता है, फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, जो कि क्या बनाता है, आगे चल करके टिश्यूज बनाता है। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ह्यूमन बॉडी। क्लियर, ये चैट क्लियर हुआ। सबसे पहले सेल आया, फिर बहुत सारा सेल मिलकर के टिश्यू बनाया, फिर अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, जस्ट लाइक लंग्स, हार्ट, स्टमक, आई, नोज, कुछ भी। और ये आगे बढ़ करके फिर क्या बनाया, तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाया, यानी कि हमारा पूरा होल ह्यूमन बॉडी बनाया। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल मल्टी सेलुलर पे आ जाते हैं। तो मल्टी सेलुलर एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है क्या, टिश्यू, यानी कि
जो कि क्या फॉर्म करता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। इसका एग्जांपल होता है ह्यूमन और ट्रीज। ये सारा किसका एग्जांपल है, मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बेस्ड ऑन न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि बेस्ड ऑन सेल नंबर, यानी कि सेल नंबर के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवीजन था, कौन कौन सा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब उसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे हम लोग दो टाइप्स में बांटे हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे बांटेंगे तो वो हम लोग को आगे पता चल जाएगा, लेकिन क्या क्या होता है वो आप अभी ही जान जाइए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आइए देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक, primitive cells lacking a well-defined nucleus and nuclear membrane। तो वैसा प्रिमिटिव सेल जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड क्या नहीं होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर, उस न्यूक्लियस के पास हर एक चीज प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे हम लोग वेल डेवलप्ड बोलते हैं ना, तो वेल डेवलप किसको कहते हैं, वैसा कोई आदमी जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, खाने के लिए है, सब कुछ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डेवलप्ड बोलते हैं। तो उसी तरीके से वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है वैसा न्यूक्लियस जिसके पास हर एक कंपोनेंट प्रेजेंट है जो उसके पास होना चाहिए। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके पास नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस वजह से उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और वैसे प्रिमिटिव सेल्स वाले टाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो पहला टाइप क्या था, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। एकदम इजी बात, और इसमें कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि क्या, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, और क्या नहीं होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा न्यूक्लियस के पास। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप ऐसा समझिए यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के टाइप जितने भी होते होंगे वो सारे किस में आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है यूकैरियोटिक। तो एडवांस सेल विथ अ ट्रू वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है वो एडवांस सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके पास सारा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है विथ अ ट्रू वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने बोला कि एक ट्रू और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होते हैं और इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग एक बेसिक डिफरेंस दोनों में लेके चल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक वैसे टाइप होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक वैसा होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है वो एडवांस सेल वेल एंड ट्रू न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। एग्जांपल में प्लांट एंड एनिमल सेल, यही दोनों आएंगे यूकैरियोटिक, ठीक है। दोनों टाइप भी क्लियर हो गया। तो टोटल कितने टाइप हो गए, 4 हो गए, लेकिन दोनों का बेसिस अलग अलग है। एक है कि नंबर के बेसिस पे और एक है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। नंबर के बेसिस पे क्या क्या था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और इधर पे क्या था, न्यूक्लियस के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है बेसिक पार्ट ऑफ अ सेल, यानी कि सेल का क्या क्या बेसिक पार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग तो ये डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम होता है सेल का, यानी कि सेल का ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये आप लोग को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में किस तरीके से बनाया हुआ है। आप लोग को डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना है, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पार्ट्स मतलब कि क्या, सेल किन किन चीजों से बना हुआ होता है। पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि ये मेम्ब्रेन है, यानी कि बाहरी लेयर है, ठीक है। तो द आउटर प्रोटेक्टिव बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी कि बाहरी जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है सेल का, वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे ढका हुआ होता है, आउटर मेम्ब्रेन कौन होता है, प्रोटेक्टिव लेयर कौन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि सेल का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसका नाम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा है साइटोप्लाज्म।
to the jelly-like fluid interior where all the organelles float. ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है, बाहरी पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन जो ये जेली लाइक पार्ट है ये क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जहां पर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के वो पाए जाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि यहाँ पे अलग 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 ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है, इंटीरियर मतलब अंदर में है, जहां पर सारा ऑर्गेनल जो है फ्लोट करते रहता है। ठीक है, अब है न्यूक्लियस, तो दी सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम कंटेनिंग दी जेनेटिक मटेरियल। अब न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए किसके अंदर होता है, तो ये सारा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, जहां से सारा चीज हमारे बॉडी का कंट्रोल होता है। आगे जनरेशंस में जो काम आता है, डीएनए, आरएनए क्या क्या होता है, ये सब हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि उनका क्या क्या फंक्शन होता है। लेकिन जो ये दोनों मटेरियल होते हैं, डीएनए और आरएनए, सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होता है न्यूक्लियस पूरे सेल का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। तो ठीक, अभी हम लोग क्या देखें कि तीन होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तीनों क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, बायोवेदा के साथ बने रहिए और बताइए हमें कमेंट्स में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।